नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा की संकल्पना समझेंगे। बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए वाक्यों का वाचन करिए। राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा। बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा। उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। बच्चों, इसमें राहुल, माँ यह व्यक्ति का नाम है, फल वस्तु का नाम है, बाजार स्थान का नाम है, खुशी भाव का नाम है, कुत्ता प्राणी का नाम है। बच्चों, संसार के प्रत्येक वस्तु, स्थान, प्राणी एवं मन के भावों का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। इन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। या हम संज्ञा की परिभाषा इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, यमुना, आगरा, दीपावली, गीता। यहाँ पर राम यह व्यक्ति का बोध करा रहा है, यमुना नदी के बारे में बता रही है, आगरा स्थान के बारे में बता रहे हैं, दीपावली त्योहार का बोध करा रहा है और गीता यह एक लड़की के बारे में बता रहे हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब हम एक एक प्रकार के या एक कहें तो एक एक भेद को हम समझेंगे। सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान और किसी विशेष प्राणी का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: ताजमहल, गंगा, दीपावली, राम, हिमालय। यहाँ पर ताजमहल एक विशेष इमारत है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है, दीपावली एक विशेष त्योहार है, हिमालय एक विशेष पर्वत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण: रमेश बाहर खेल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते हैं, मैं भारत में रहता हूँ, महाभारत एक महान ग्रंथ है, अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत व अमिताभ बच्चन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि यह शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा, कि जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी एक जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: कुत्ता, अध्यापक, किताब, दर्जी। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं जातिवाचक संज्ञा की। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बिल्ली चूहे खाती है, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध न कराकर सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा रहे हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: जवानी, मानवता, चतुराई, लंबाई, मिठास, मित्रता। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण: ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव तथा सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द है।
भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण विशेषण के अंत में ई, पन, हट, वा, पर, स प्रत्यय जोड़कर और संस्कृत की धातु के अंत में त्व, ता जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जा सकता है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। ऊपर दिए गए वाक्यों में सोने, तेल और दाल शब्दों से किसी द्रव्य का बोध हो रहा है, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।